हेलो नमस्कार, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। इस क्लास में हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में सब कुछ एक ही जगह एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका जिक्र हर एग्जाम में लगभग लगभग होता ही है। एक प्रश्न जो है यूनाइटेड नेशन से आता ही है और करंट अफेयर भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के किसी न किसी एजेंसी के बारे में जिक्र रहता ही है। तो बहुत सारे एजेंसी है, बहुत सारे फंड है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, तो सब पे जो है एक ही साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास के बाद आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यानी दुनिया का सबसे बड़ा संस्था जो है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है। पहले इसके हिस्ट्री पे चलते हैं कि ये बना कैसे, उसके बाद इसके ऑर्गन्स को देखेंगे और हर ऑर्गन का क्या काम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बना कैसे, तो इसका जो इतिहास रहा है 1919 में जो है वर्ल्ड वार जब फर्स्ट खत्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1919 के बाद। ठीक है, 14 से 18 तक हमारा पहला वर्ल्ड वार था और 1939 से 1945 तक दूसरा वर्ल्ड वार चला। तो पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद, और 20 अप्रैल 1946 को जो है लीग ऑफ नेशन खत्म होके इसके पास जितना भी एसेट था वो सब सारा चीज सौंप दिया गया किसको, यूनाइटेड नेशंस के बाद। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है स्थिति जैसे तैसे दुनिया की संभल भी गई, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सब देश जो है सर पीटने लगे कि इतना ज्यादा भयावहता, इतना ज्यादा जो है मतलब क्षति कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि सब कुछ लगभग लगभग बर्बाद हो चुका था। मानवता लगभग जो है, क्योंकि तब जो है उसके कुछ दिन बाद ही जापान पे भी जो है अटैक हो गया था और लिटिल बॉय और फैट मैन का, जिसके बाद जो है वो मानवता भी जो रही सही थी वो भी खत्म हो गया। तो काफी बिल्डिंग्स, न ट्रेड का कोई नामो निशान था, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान था। लोग जो है 20 तरह की बीमारी से ग्रस्त थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे दुनिया में। तो सभी देश जो है आपस में बैठे सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, और सबने विचार किया कि हम लोग जो है एक ऐसे संस्था का निर्माण करते हैं जो किसी प्रकार के युद्ध के खतरे को खत्म करे, एक मंच प्रदान करे जहां देश अपनी बात रख सके। क्योंकि इस टाइप का जब मंच नहीं होगा तो लोग निगोशिएट नहीं कर पाएंगे, हमेशा जो है अपने आप को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में लगे रहेंगे और युद्ध होगा ही होगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। ठीक है, तो ये मीटिंग जब हुआ था वो डेट था 25 अप्रैल 1945। सब लोग बैठे, बात किए और एक संस्था का, एक चार्टर का निर्माण किया गया कि ये संस्था हमारी होनी चाहिए और ये इसका नियम कानून वगैरह होगा। ये चार्टर को अपनाया गया था 25 जून 1945 को एडॉप्ट किया गया। इस चार्टर का नाम था यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन मतलब नेशंस को एक करने वाली संस्था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस नाम से ये स्पष्ट है। डेट था 25 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन का चार्टर एडॉप्ट किया गया और इफेक्ट में होने वाला था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है इफेक्टिव हो गया और इस कारण से हम लोग हर साल जो है 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूएन डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को जो है ये इफेक्टिव हो गया था। ठीक है, इसमें क्या खास बात थी? तो यूनाइटेड नेशन का जो काम बताया गया, ऑब्जेक्टिव बताया गया था, वो था यूनाइटेड पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ह्यूमन राइट, मानव के अधिकारों को सुरक्षित रखना, मानवीय सहायता कहीं पे आवश्यकता है तो उसको भेजना, समावेशी विकास करना। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव ले करके ये शुरू किया गया। 51 देश से वो यात्रा शुरू हुई और आज जो है 193 देश इसके सदस्य हैं। अब कहिएगा कि पूरे दुनिया में कंट्रीज कितने हैं? तो पूरे दुनिया में जो है 195 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, 195 स्वतंत्र और स्थापित देश है। इसमें से जो है 193 देश जो है सदस्य हैं। तो अब 2 देश कौन से बच गए? तो एक बच गया पैलेस्टाइन और एक बच गया वेटिकन सिटी। ठीक है, ये दोनों जो है हालांकि मेंबर नहीं है लेकिन इसको ऑब्जर्वर स्टेट में रखा गया है। इसके अलावा 2 आइलैंड है, कुक आइलैंड है, नील आइलैंड है, दोनों को जो है नन मेंबर स्टेट में रखा गया है। और लगभग पूरी दुनिया जो है एक साथ एक मंच पे कहीं पे खड़े रहती है तो वो यूनाइटेड नेशन ही है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग के यूनाइटेड नेशन का इतिहास। अब ये काम क्या करता है, कितने इसमें संस्थाएं बनी हैं? तो यूनाइटेड नेशन में जो है मेनली शुरुआत में 6 संस्थाओं का निर्माण हुआ था। 6 संस्थाएं कौन सी थी? तो एक था जनरल असेंबली।
ठीक है, जनरल असेंबली। दूसरा संस्था बना सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा बना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा बना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और पांचवा यूएन सेक्रेटेरिएट, और छठा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का संबंध जो है मेनली ट्रस्टीशिप का जो टेरिटरीज था जिसपे कोई भी देश का अपना एक स्वतंत्र अधिकार नहीं था, उन क्षेत्रों पे यूनाइटेड नेशन का जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था वहां का मैनेजमेंट देखता था। हालांकि 1994 तक आते आते इसकी आवश्यकता नहीं बची, इसलिए 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में यूनाइटेड नेशन का 5 मुख्य संस्था है, जिसमें पहला जनरल असेंबली है, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल है, तीसरा इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, चौथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और पांचवा यूएन का सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, यूनेस्को का, यूनिसेफ का। ये सभी जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका एक स्पेशल वर्क निर्धारित है। जैसे यूनिसेफ क्या काम करता है, तो बच्चों के विकास के लिए काम करता है। ठीक है, तो 5 मेन ऑर्गेन्स है इस यूनाइटेड नेशन का वर्तमान में। ठीक है, इस 5 में से 4 का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, 5 जो है ऑर्गेन्स है उसमें से 4 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 1 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, किसका हेडक्वार्टर बाहर है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो बाहर है। बाद बाकी जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इस सब का जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गेन है जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है या न्यूयॉर्क से बाहर है, तो आपका जवाब होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में जो है मुख्यतः 6 भाषाएं में और उसकी जो कार्यवाही होती है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इन 6 भाषाओं में जो है यूनाइटेड नेशन की सारी कार्यवाहियां जो है लगभग होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। ठीक है, चलिए, तो इन 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में हम जान ही गए हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया गया 1994 में, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो जनरल असेंबली है ये सिर्फ एक डेलिबरेटिव असेंबली है जहां लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, दूसरा सेक्रेटेरिएट है, तो हर संस्था का अपना एक सेक्रेटेरिएट होता है, तो ये सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशन का भी है। तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहां 2 देशों की लड़ाई, 2 राष्ट्रों की जब लड़ाई होती है तो केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है और यहीं पे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो है उसका निपटारा किया जाता है। आगे सुरक्षा परिषद है, और लास्ट जो है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है। ये यूनाइटेड नेशन का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा जटिल है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं काम करती है। ठीक, चलिए पहला जनरल असेंबली के काम को देख लेते हैं। जनरल असेंबली क्या है, प्राइमरी डेलिबरेटिव असेंबली है। ठीक है, डेलिबरेटिव असेंबली डेलिबरेट करता है, लोग अपनी बातों को, हर देश अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी समस्याओं को, अपने अपने सुझाव को जो है संयुक्त राष्ट्र में साझा करता है। इसका हर साल एनुअल मीटिंग होता है। ठीक है, एनुअल सेशन होता है हर साल। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी जो है जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं वहां पे, तो हर देश के जो मुखिया होते हैं वो जो आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, तो हर सालाना इसका बैठक होता है, और अगर जरूरत पड़ी तो इसको आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकता है। ठीक है, इसका जो जनरल असेंबली हॉल है आपने कई बार जो है न्यूज में देखा होगा इसको। ठीक है, इसको पूरे संस्था को रन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो मेंबर नेशंस होते हैं उनमें से एक को चुना जाता है, और टोटल 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ये जो चुना जाता है प्रेसिडेंट को, ये रीजनल बेस पे चुना जाता है। पूरी दुनिया को कई रीजन्स में बांटा गया है और हर रीजन से एक प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ठीक है, तो जैसे इस साल एक प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट ईयर जो है कोई दूसरे रीजन के दूसरे प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे अपनी बातों को रखा जाता है। यहीं पे जो है किसको मेंबरशिप मिलना है नहीं मिलना है
उन सब की भी चर्चा होती है। क्या बजट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब कुछ की चर्चा जो है असेंबली में ही होती है। ठीक है, तो एक तरह का सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पे जो बजट के बारे में, मेंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का सुरक्षा परिषद, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत या किसी भी संस्था की ताकत तभी होती है जब उसकी बातों को मनवाने के लिए उस संस्था के पास शक्ति हो, और यूनाइटेड नेशन की असली ताकत उसका सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, जहां यूनाइटेड नेशन का अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो सिर्फ सलाह दे सकता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वहीं सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वो बात मनवाने के लिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो है अपनी सेना भेज सकती है। अब सेना क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का हर रेजोल्यूशन मेंबर स्टेट पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, वो बात मानना ही मानना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कितने सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसकी चर्चा हमेशा आप सुनते रहते हैं कि भारत जो है सुरक्षा परिषद का सदस्य है, नहीं है, अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो क्या है ये, तो सिक्योरिटी काउंसिल का 5 परमानेंट मेंबर है। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर है। कौन? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, ये 5 परमानेंट मेंबर है। ठीक है, अब परमानेंट मेंबर है तो कुछ परमानेंट शक्ति भी होगी। तो परमानेंट शक्ति क्या है, तो इन लोग के पास वीटो पावर है। वीटो पावर है, निषेधाधिकार की शक्ति है। ठीक है, निषेध कर सकता है किसी चीज का, निषेध मतलब मना कर सकता है किसी चीज को। जैसे कोई रेजोल्यूशन ऐसा आया जो किसी दूसरे के हित में है, उन देशों के हित में नहीं है, या फिर उनका कोई इस टाइप का कोई स्टैंड नहीं है, तो उन 5 देशों में से जो परमानेंट मेंबर है उन सबको वीटो पावर है। कोई एक देश भी अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, रोक लगा देता है, तो रेजोल्यूशन वहीं खत्म हो जाता है, उस रेजोल्यूशन पे आगे चर्चा ही नहीं होती। ठीक है, तो जब भी जो है इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप की बात आती है तो चाइना जो है वीटो कर देता है, हर बार जो है चाइना वीटो कर देता है, और जिसके कारण जो है इंडिया को परमानेंट सदस्यता नहीं मिल पाती है। ठीक है, हालांकि चाइना को जो मिला हुआ है वो परमानेंट सदस्यता वो भारत का ही अनुदान दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। ठीक है, 10, जिसमें अभी वर्तमान में अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुयाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया है। ठीक है, ये 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर है जिनको 2 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, और 5 जो है परमानेंट मेंबर है, यानी कि जब से गठन हुआ है तब से है ही और आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो उस टाइम में क्या स्थिति थी, नई स्थिति थी, उस पुराने ढर्रे पे जो है आज भी यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल चल रहा है। तो 2 बातें स्पष्ट है, यूनाइटेड नेशन का सबसे शक्तिशाली जो ऑर्गन है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, और ये अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी कदम, कोई भी स्टेप ले सकता है। ठीक है, चलिए अगला है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट, तो हर छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, कोई मंत्रालय हो, कोई देश हो, तो हर का अपना अपना एक सचिवालय होता ही है, सेक्रेटेरिएट होता ही है। सेक्रेटेरिएट में मेनली क्या काम होता है, तो जितना भी पेपर वर्क होता है, जो डे टू डे वर्क है, वो करने के लिए कोई ऑफिस तो चाहिए, वही ऑफिस सेक्रेटेरिएट है यूनाइटेड नेशन का। वहाँ पे जो है डे टू डे वर्क होता है, और जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी बॉडीज है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है किया जाता है, सबको सहायता दी जाती है, सब जो है एक जगह कम्युनिकेट कर पाते हैं इस यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के कारण। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के 10,000 से ज्यादा जो सर्वेंट हैं वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, और इस यूनाइटेड सेक्रेटेरिएट का एक मुखिया होता है जिसको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। सेक्रेटरी जनरल जो मुख्य होता है, वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस जो कि अभी पुर्तगाल से है। ठीक है, पुर्तगाल से है एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, तो इसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं, कई सारे अधिकारी होते हैं, और जितने भी बॉडीज हैं, जैसा कि मैंने कहा, जितने भी बॉडीज है, सिक्योरिटी काउंसिल है या इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, सबका काम जो है यहाँ पे
मतलब एक इंफॉर्मेशन, एक कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो एक सेंटर पॉइंट है जहाँ यूनाइटेड नेशन से संबंधित जितना भी वर्क है सबका जो है कार्यवाही वहाँ पे होता है, वहीं से असिस्ट किया जाता है। ठीक है, अभी तक टोटल जो है 9 सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं। कॉफी अन्नान का भी आपने नाम काफी सुना होगा, ये साथ में थे, घाना के थे। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस से पुर्तगाल से हैं। 1 जनवरी 2017 को जो है ये पद पे आसीन हुए। फर्स्ट चुनाव 2017 में आए, इनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन 2021 में दोबारा से चुनाव हुआ और ये जो है दोबारा से सेक्रेटरी जनरल बन गए। इनको सेकेंड ये टर्म मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, चौथा जो ऑर्गन है इसका। ठीक है, इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड कोर्ट क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी देश जो है अगर कोई किसी देश में कोई वार क्राइम होता है, युद्ध संबंधी कोई अपराध है दूसरा देश किया है, या दूसरे देश की सीमा में घुसा है, या दूसरे देश के टेरिटरी को हत्या है, तो वो चाहे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के वहां पे केस कर सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल की तरह इसका भी जो निर्णय होगा, 2 पार्टी यदि गया है कोर्ट में, तो इसका भी जो निर्णय होगा वो दोनों पार्टीज पे मान्य होगा, बाइंडिंग होगा। इसके साथ साथ जो एडवाइस देगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो भी जो है पार्टीज पे बाइंड होगा। अब जो देश इसके सदस्य नहीं है, जैसे पैलेस्टाइन, वेटिकन सिटी, ये सब देश सदस्य नहीं है, तो वो लोग भी पार्टी बन सकते हैं, वो लोग भी जाकर के जो है केस वगैरह कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता है, 2 देश की लड़ाई को वहां पे सुलझाया जाता है, केस किया जाता है। ठीक है, वहां पे सुनवाई होती है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। अगर ये संस्था नहीं रहेगी तो कोई एक मंच ही नहीं होगा, कोई एक गार्जियन ही नहीं होगा जो 2 देश के झगड़े को सुलझाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ऑल यूएन मेंबर स्टेट आर पार्टीज टू द आईसीजे स्टेटमेंट। ठीक है, तो जितना भी यूएन का मेंबर है सब पार्टीज है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी डिसीजन होगा वो मान्य होगा। एक ही संस्था है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क से बाहर द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, चलिए यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो 5वां और सबसे जटिल, सबसे बड़ा जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, नाम से स्पष्ट है क्या, आर्थिक और सामाजिक। तो पूरी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, 2 ही तरह की समस्या हो सकती है, उन दोनों समस्याओं को डील करने का काम जो है यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल करता है। ठीक है, यानी पूरे दुनिया में जितना भी ग्लोबल इश्यूज है उन सब को एड्रेस करता है, उन सब के लिए जो है काम करता है, और इसके पास इतना अधिकार है कि इस काम के लिए क्या कर सकता है, फंड क्रिएट कर सकता है, या फिर जो है कोई नया बॉडीज का निर्माण कर सकता है। ठीक है, और जैसे कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए उस डाटा को कलेक्ट करता है, उस पर स्टडीज करता है, रिसर्च करता है, उस पर जो है जो काम करना होता है वो करता है। ठीक है, तो ये जो है मेन वर्किंग बॉडी कह सकते हैं इसको, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को, जो पूरे दुनिया के हर तरह के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है और उस पर काम करता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये परमानेंट फोरम है एक तरह का, जहां पे सभी समस्याओं की सुनवाई होती है। जैसे और स्पेशलाइज समस्या, क्योंकि हर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। जैसे फॉरेस्ट से संबंधित समस्या है तो उसके लिए क्या है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट एक बना दिया, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। वहां पे जो भी फॉरेस्ट से संबंधित समस्या है वहां पे बातचीत हो रही है, स्टेप्स का जो है डिसीजन हो रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिक्स कमीशन, इसमें क्या है, जितना भी तरह का डाटा आ रहा है दुनिया से उस डाटे को कलेक्ट करती है, उसको प्रिजर्व करती है, उसको कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, और जितना भी एजेंसीज हैं, ठीक है, जितनी भी तरह के एजेंसीज होती हैं, ज्यादातर एजेंसी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल से ही आबद्ध रहती है। वहां पे जो है एक एजेंसी का दूसरे एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करती है। ठीक है, चलिए अभी तक जो है 5600 ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट कर चुके हैं, सबको जो है एक स्टेटस का वो दे चुका है, अपने से आबद्ध ये जो संस्था है उसका दर्जा दे चुका है। ठीक है, तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल सबसे ज्यादा जटिल यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है इस 5 ऑर्गन के अलावा आता है स्पेशलाइज्ड एजेंसी।
ठीक है, जैसे मैंने अभी बात किया, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल क्या करते हैं, हर तरह के मुद्दा को उठाती है, हर तरह के मुद्दा पर रिसर्च करती है, और उस पर जरूरत पड़ती है तो एक स्पेशलाइज एजेंसी का निर्माण कर सकती है, गठन कर सकती है। हालांकि यूएन के चार्टर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितना भी प्रिंसिपल ऑर्गन है, यानी 5 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, असेंबली, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजी और इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ये चाहे तो अपने अंदर वो कितने भी तरह के बॉडीज का निर्माण कर सकती है। और इसी संदर्भ में जो है स्पेशलाइज एजेंसी का गठन किया गया। स्पेशलाइज एजेंसी क्या होती है, तो वो उसका एक पर्पस एक डिसाइड होता है, स्पेशल काम डिसाइड होता है। जैसे FAO, ठीक है, क्या काम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड और जो है एग्रीकल्चर, कृषि, इससे संबंधित काम करेगी। ठीक है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। क्यू डोंग्यू इसके जो है मुखिया है। 1945 में इसका गठन किया गया था। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो जितना भी उड़ान से संबंधित काम है, विमान से संबंधित इश्यूज है पूरी दुनिया में, उस सब को एड्रेस करने का काम ICAO करेगी। ILO का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। गिलबर्ट होंगबू इसके जो है मेन मुखिया है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पूरी दुनिया में जो लेबर्स हैं उनके वर्किंग आवर को रिकमेंड करती है, उनको क्या पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उस सब चीज़ पे जितने भी इश्यूज हैं लेबर से संबंधित, उस सब इश्यूज को एड्रेस करने का काम ILO करती है। इसी तरह से हर संस्था जो है क्या काम करती है, उसका एक स्पेशल वर्क डिसाइडेड है। तो इस तरह की टोटल 15 स्पेशल संस्थाएं। जैसे एक संस्था आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा। यूनेस्को क्या काम करती है, तो जितने भी तरह के शैक्षणिक, वैज्ञानिक या सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं, उन सब को जो है, उन सब को प्रिजर्व करती है। ठीक है, उन सब पे काम करती है, उन धरोहरों को संरक्षित करने का काम करती है, लोगों में जागरूकता बढ़ाती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। एड्रो अजेले जो है इसके प्रमुख हैं। इसी तरह से IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, तो फंडिंग वगैरह से रिलेटेड जो है इसका वर्क करती है। तो वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO, इन सब पे जो है एक अलग से इसके वर्किंग पे जो है एक क्लास आएगा। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं एजेंसीज जो है क्या काम करती है। तो स्पेशलाइज जैसे WHO है, हेल्थ से संबंधित जो सबसे बड़ा जो एजेंसीज है पूरी दुनिया में, वो WHO है। ठीक है, किसका स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या है, तो हर काम के लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी का गठन कर दिया गया है। तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल से आबद्ध रहता है, जनरल असेंबली से आबद्ध रहता है, और एक तरह से तीनों संस्थाओं के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक, जनरल असेंबली हो गया, एजेंसी हो गया, और इकोनॉमिक काउंसिल हो गया। ये तीनों से जो है अपना कोऑर्डिनेशन करके ये संस्थाएं चलती रहती है। तो हर स्पेशल काम के लिए जो है एक स्पेशल संस्था का गठन कर दिया। आपने करंट अफेयर सेशन के दौरान कई बार सुना होगा कि जैसे WHO है, स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द हेल्थ फील्ड। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो क्या होता है वो समझ गए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का अपना फंड्स क्रिएट करती है, प्रोग्राम्स बनाती है, और अदर बॉडीज का निर्माण करती है। फंड्स आपने सुना होगा, मान लेते कोई एक स्पेशल काम है, बिना पैसा के तो चलेगा नहीं, तो उसके लिए एक नया फंड क्रिएट कर दी, जहाँ पे देश अपना डोनेशन दे सके, या किसी को भी डोनेट करना है वहाँ दे सके, और वो मेनली उसी पर्पज से खर्च किया जाएगा। जैसे वर्ल्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, किस फील्ड में काम करेगी, एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में काम करेगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करेगी, पूरी दुनिया में जो है ट्रेड से संबंधित काम करेगी। ठीक है, तो इसी तरह से फंड की अगर बात करें तो एक यूनिसेफ है, एक एज फॉर एग्जांपल लेते हैं यूनिसेफ। क्या नाम है इसका, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, क्या है ये, चिल्ड्रन फंड है, यानी बच्चों से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी, इसके शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और भी जो इश्यूज है उनसे संबंधित जो भी काम होगा उसके लिए फंड बना दिया गया है। इसके अलावा जैसे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम एक शुरू कर दिया गया जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करेगी। अब उसके लिए लोग अपना डोनेशन देंगे, यूनाइटेड नेशन से फंड एलोकेट होगा। तो हर काम के लिए यूनाइटेड नेशन क्या करती है, फंड्स बना देती है। ठीक है, जिस पे उसको आवश्यकता पड़ती है उसके लिए फंड बनाती है, उसके लिए प्रोग्राम शुरू करती है। ठीक है, तो इसी तरह से UN हैबिटेट है, UNV है, UNFPA है। ठीक है, तो ये सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, स्पेशलाइज्ड फंड है यूनाइटेड नेशन के। इसके बाद आता है कि आखिर यूनाइटेड नेशन का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव जो आपने शुरू में देखा
पीस कीपिंग और सिक्योरिटी, यानी कि पूरी दुनिया में क्या करना, शांति बहाल करना, पूरे दुनिया में शांति बहाल करना। शांति बहाल करने के लिए क्या है, अब जैसे कोई दो देश तैयार खड़ा है युद्ध के लिए, या फिर किसी देश में जो है आंतरिक कलह शुरू हो गया है, जो सिविल मूवमेंट शुरू हो गया, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन अपनी सेना भेजती है। अब यूनाइटेड नेशन के पास अपनी सेना है ही नहीं, वो भेजेगी कहाँ से, तो जो उसके मेंबर स्टेट हैं, जो मेंबर्स नेशन है, वही जो है कुछ सेना को कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसको पीस कीपिंग फोर्स के रूप में जाना जाता है, पीस कीपिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, पीस कीपिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। और इसका जो हेलमेट आप देखे होंगे, ये ब्लू हेलमेट रहता है, इस पे यूएन लिखा हुआ रहता है। तो अगर ब्लू हेलमेट दिखे, यूएन लिखा रहे, तो समझ जाइए क्या है, यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स है। ठीक है, जो शांति बहाल करने में जो है सहायक होता है। ठीक है, और इस शांति बहाल करने के साथ साथ क्या करता है, ये निशस्त्रीकरण भी करता है। निशस्त्रीकरण मतलब हथियार को खत्म करना। हथियार मतलब जैसे कि कोई देश बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, तो ट्रीटी साइन करवाता है पूरे दुनिया में कि बायोलॉजिकल वेपन का कोई देश दूसरे देश पे यूज नहीं करेगा। जैसे न्यूक्लियर अटैक कोई करने वाला है या इस तरह के न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, तो उस खतरे को खत्म करते हुए ट्रीटी साइन करवाता है। कोई एक देश दूसरे पे जो है न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। तो ट्रीटी मतलब समझौता करवाता है सभी देशों के बीच में, पूरी दुनिया में कोई केमिकल वेपन का नहीं यूज करेगा, बायोलॉजिकल वेपन नहीं यूज करेगा, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं यूज करेगा। तो इस टाइप से जो है निशस्त्रीकरण करता है देशों के बीच। ह्यूमन राइट्स, जितने भी तरह के लोग हैं, मानवाधिकार हैं, उस सबको जो है ये संरक्षित करता है, पूरी दुनिया में सुरक्षित करता है। किसी के साथ जो है धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, भाषा के आधार पे जो है, वो रंग के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, यानी भेदभाव खत्म करने के दिशा में जो है प्रयास करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। इकोनॉमिक यानी मान लेते हैं कोई देश में बाढ़ आ गया, या फिर किसी देश में कोई भयानक आपदा आ गई, कोई महामारी फैल गई, तो उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो जाएगी। अब वैसे देश को खड़ा करने के लिए क्या चाहिए, बाहरी सहायता चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन उनको बाहरी सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट करता है। ऐसे समय में जैसे पैलेस्टाइन के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रदान करता है, भोजन, स्वास्थ्य, ये सब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उन लोगों को, वहाँ पे जो है असिस्टेंट वो मदद पहुँचाता है। इसके बाद है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। इन्वायरमेंट क्लाइमेट यानी कि जलवायु और मौसम, इन सब पे जो है काम करता है, प्रकृति पे काम करता है। उनको संरक्षित किस तरह से रखा जाए, क्योंकि प्रकृति जो है या फिर जो जलवायु है, इस सब चीज़ों का संबंध किसी एक देश से नहीं है और किसी एक देश से संभव भी नहीं है कि इन चीज़ों को ठीक करके रखा जाए। इसलिए वैश्विक समूह को एक साथ एक मंच पे खड़ा करता है, गाइडलाइंस जारी करता है, एडवाइस देता है, फंड्स बनाता है और काम करता है, ताकि पूरी दुनिया में जो है जलवायु ठीक रहे, प्राकृतिक रूप से जो है ठीक रहे पूरी दुनिया। ठीक है, और भी जितने तरह के ग्लोबल इश्यूज होते हैं, वैश्विक मुद्दे उठते हैं, उन सबको समाधान करने का प्रयास करता है यूनाइटेड नेशन। तो ये मुख्य काम है यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, अब देखते हैं कि इतनी बड़ी संस्था है, तो चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए ही। तो अब पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा देने के लिए जो भी मेंबर स्टेट होते हैं उनको, उनसे वही कंट्रीब्यूट करते हैं यूनाइटेड नेशन में। अब कोई एक देश दे देगा, 50% कोई एक देश दे दिया, अब तो उस देश के हिसाब से यूनाइटेड नेशन चलेगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन एक सीलिंग बांधा हुआ है। सीलिंग क्या है, तो जो नेशनल इनकम होगा, नेट नेशनल इनकम, ठीक है, उस नेट नेशनल इनकम का 22% जो है अधिकतम डोनेट किया जा सकता है। और यूनाइटेड नेशन क्या करता है, अपने नेशनल इनकम का जितना भी बजट है उसका 22% यूनाइटेड नेशन जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो बजट और नेशनल इनकम के सहायता से जो है कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है नेट नेशनल इनकम का जो है 1.044% जो है डोनेट करता है यूनाइटेड नेशन को। ठीक है, तो इस सब के हिसाब से जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है उस सब पे कम रखा गया है चार्ज, मिनिमम सीलिंग रखी गई है, मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है कि कोई इससे ज़्यादा किसी से नहीं लेना है। ठीक है, तो इन फंड्स से जो है यूनाइटेड नेशन चलता है। और भी जो है वॉलेंट्री कोई डोनेशन दे सकते हैं इस सब चीज़ों में, इन सब कार्यों में। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में हम लोग क्या क्या जाने हैं एक बार फिर से हम लोग फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन यानी क्या क्या जाने हम लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में क्या क्या समझे हैं। पहला तो इसका हिस्ट्री कैसे बना, दूसरा इसका जो वर्तमान में 5 मुख्य अंग है, ठीक है, 5 मुख्य अंग है, जैसे असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा परिषद, ठीक है, कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जो है, वर्ल्ड कोर्ट जिसको बोलते हैं, इसके अलावा सुरक्षा परिषद, वर्ल्ड कोर्ट, सेक्रेटेरिएट और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इन 5 मुख्य अंग है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड बॉडी है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, स्पेशलाइज्ड बॉडी में क्या है, WHO, ठीक है, WTO, ETC। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड फंड है, ठीक है, जैसे यूनिसेफ, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या काम है, कार्य क्या है यूनाइटेड नेशन का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो देख लिए। इसके अलावा क्या फाइनेंस कहाँ से आता है यूनाइटेड नेशन को, ये सारा देख लिए, ठीक है। तो पूरे आप देख लीजिए, करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न उठा के देख लीजिएगा या अपने एग्जाम का कोई भी प्रश्न उठा के देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन से अगर कोई प्रश्न आएगा तो इतनी ही बातों से आएगा। यूनाइटेड नेशन क्या है, इतिहास क्या है, मुख्य अंग क्या है, उसका स्पेशलाइज्ड बॉडी कहाँ है, उसका संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्थापना हुआ, कौन प्रमुख है, स्पेशलाइज्ड फंड से संबंधित प्रश्न आएगा, ठीक है, कार्य से संबंधित प्रश्न आएगा। तो ये सारा जो है एक जो है हम लोग एक ब्रीफ में सब कुछ को देख चुके हैं। इससे ज़्यादा जो है आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और हर एग्जाम में यूनाइटेड नेशन से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। इस क्लास का जो PDF होगा आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से यूनाइटेड नेशन का जो है ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वर्ल्ड बैंक किस तरह से काम करता है, WTO क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इस पे हम लोग समझेंगे विस्तार से।